गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काव्य खंड का सेकंड चैप्टर जो कि आलोक धनवा कवि द्वारा रचित कविता है पतंग पढ़ेंगे। आलोक धनवा जो है बेटा, ये 7वें और 8वें दशक के कवि हैं। इनका नाम कविताओं से जुड़ा हुआ है, अर्थात इन्होंने अधिक कविताएं लिखी हैं। इनका जो जन्म है बेटा वो 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद के एक साधारण से परिवार में हुआ था। इन्होंने छोटी सी अवस्था में ही कुछ गिनी चुनी जो है कविताएं लिखी थी, जिनके कारण इन्हें लोकप्रियता प्राप्त हो गई थी। लेकिन 1972 और 73 से इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था कविताएं, और जाकर के 1972-73 में इन्होंने जो है कविताएं लिखना आरंभ किया था। उसके बाद जो है कविताएं 1998 में 72 से लेखन में 98 में जो प्रकाशित हुई थी कविताएं इनकी, एकमात्र जो काव्य संग्रह है वो 98 में प्रकाशित हुआ था। 72-73 से लिखते आ रहे थे और उनका जो प्रकाशन है वो 98 में हुआ था। अर्थात इन्होंने अपना जो काव्य संग्रह है वो कम मात्रा में ही लिखा है। जो आलोचक हैं उनका तो ये दावा भी है कि इनकी जो कविताएं हैं उनका मूल्यांकन भी नहीं हुआ है, फिर भी इनको लोकप्रियता प्राप्त हो गई है। तो इनकी जो उन्होंने जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वो छोटी सी ही आयु में ही प्राप्त कर ली थी। उनकी जो अधिक काव्य रचनाएं नहीं हैं, इनकी कुछ ही रचनाएं हैं। जो देखिए बेटा, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जो प्रसिद्ध हैं वो है भागी हुई लड़कियां, गुरुओं की बेटियां, दुनिया रोज़ बनती है। ये एकमात्र काव्य संग्रह है बेटा इनका। और इन्होंने गोली दागो पोस्टर और एक दो और इनकी जनता का आदमी, एक दो और कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इन्हें बेटा जो जिन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, एक इन्हें मिला था राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद, और इसके बाद इन्हें मिला था बेटा भोजपुरी सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है, और पहल सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इनके बेटा जो काव्य था वो समकालीन कविताओं के समान ही था। इन्होंने अपने काव्य में जो प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं, उन प्रवृत्तियों में सामाजिक चेतना अधिक उजागर किया है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज के शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। इन्होंने जो वर्तमान समाज का जो ढांचा है उसकी विडंबनाओं को भी दिखाया है अपनी कविताओं के माध्यम से। मानवीय संबंधों पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है, और जो राजनीति है उस पर करारा व्यंग किया है, और जो बुनियादी मानसिकताएं हैं उन पर भी इन्होंने करारी व्यंग की है, उन पर चोटें की हैं। और इसके बाद इन्होंने, क्योंकि ये मार्क्सवाद के प्रति आस्था रखते हैं ये कवि, तो इसलिए इनका विश्वास जो ईश्वर में नहीं है, लेकिन ये मानव के प्रति, मानव के दुख के प्रति सारोकार दिखाई देते हैं। अर्थात ये सच्चाई से वाकिफ़ हैं, अनभिज्ञ नहीं हैं, और वही उसी को अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को दिखाना चाहते हैं। इनकी जो भाषा शैली है बेटा वो बड़ी जनवादी कवि हैं ये। इनको आलोक धनवा को जनवादी कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी जो काव्य शैली है उसमें सरल, सहज और सामान्य हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा में नवीन शिल्प का प्रयोग किया है। नवीन शिल्प क्या है बेटा? इन्होंने बिंबों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में बिंबों और नवीन चित्रों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध माने जाते हैं। बिंबों के लिए ये कवि जाने जाते हैं। इनकी जो कविता आज हम पढ़ेंगे पतंग, उसमें भी इन्होंने बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग कविताएं ना वो बिंबों के लिए ही प्रसिद्ध है बेटा। और ये जो पतंग कविता है उसमें इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, मुक्त छंद में लिखी है। ये लयात्मक जो कविता है, ये कविता क्या है, लयात्मक है। बिंब छंद वो मुक्त छंद है बेटा इसमें, और बिंबों के लिए ये कविता प्रसिद्ध है। तो जो कविता है वो देखते हैं। देखिए बेटा पतंग। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा,
सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। इस कविता में जो ये कविता है बेटा पतंग, ये आलोक धनवा द्वारा रचित है। आलोक धनवा इसे कवि हैं। इन्होंने जो ये पतंग कविता है बेटा, उनका जो एकमात्र काव्य संग्रह, एक ही काव्य संग्रह उन्होंने लिखा है, दुनिया रोज़ बनती है, उसमें से ये संकलित है। जो पतंग कविता, आपसे पूछा जाए पतंग कविता कहाँ से ली गई है, तो ये आलोक धनवा द्वारा रचित एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज़ बनती है से संकलित की गई है। ये पूरी कविता नहीं है बेटा, जो आपके पाठ्यक्रम में है, ये पूरी कविता न होकर पतंग कविता का एक अंश मात्र ही है। और इस कविता के माध्यम से, पतंग के माध्यम से जो कवि है, बच्चों की उमंग, उल्लास और उनकी खुशियों का वर्णन उन्होंने किया है कि बच्चे पतंग उड़ाते समय किस तरह आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस कविता में उन्होंने श्रव्य और दृश्य बिंबों का प्रयोग किया है। कौन से बिंब? 2 बिंबों का प्रयोग किया उन्होंने, श्रव्य और दृश्य बिंब का उन्होंने इस कविता में बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। तो जो कविता है वो देखिए बेटा, कवि कहता है कि जो भादों का महीना है, भादों जैसे आप जनवरी फरवरी बोलते हो बेटा, इसी तरीके से जो आपके हिंदी कैलेंडर में जो महीने होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये भादों महीना है। तो भादों का जो महीना है वो बीत गया है और अब क्या हो रही है, सबसे तेज़ बौछारें गई। और जो सबसे तेज़ बौछारें थी, अर्थात जो मूसलाधार वर्षा जो थी, वो अब बंद हो गई है। क्योंकि भादों के महीने में क्या होती है कि वर्षा ऋतु में आता है भादों का महीना, और क्या हो गया, इसमें जो बारिश है, जो मूसलाधार जो वर्षा होती थी, वो सब बंद हो गई हैं। सवेरा हुआ तो अब क्या हो गया है, अंधेर, क्योंकि जब बारिश होती है तो बादल छा जाते हैं, अंधकार काले, तो क्या हो जाता है, वातावरण अंधकार में हो जाता है। अब क्या हो गया, बारिश बंद हो गई है तो सवेरा हो गया है, एक नवीन सवेरा हो गया है। अर्थात जो आकाश है वो क्या हो गया, हमारा साफ हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और कह रहे हैं कि खरगोश की आंखों के समान जो सर्दकालीन जो सवेरा है वो हो गया है। जैसे खरगोश की आंखें लाल होती हैं, उसी प्रकार से जो प्रातःकालीन जो सूरज की लालिमा होती है वो भी लाल होती है। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, कह रहे हैं। और सर्द ऋतु है वह अब आ रही है। कैसे आ रही है, क्योंकि जो सर्द ऋतु आ रही है तो चारों तरफ क्या हो गया है, उमंग और उत्साह का जो वातावरण है वो फैल गया है। और वह बड़े ही आकर्षक तरीके से नई चमकीली साइकिल से पर सवार होकर के ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजाते हुए, ठीक है, और चमकीले इशारों से मीन्स अपने आकर्षक इशारों के द्वारा बच्चों को क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ाने के लिए, पतंगबाजी करने के लिए बच्चे के झुंड को क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, या अपनी तरफ पतंगबाजी के लिए बच्चों को बुला रहा है। कौन बुला रहा है, सर्द ऋतु। जो सर्द ऋतु है वो क्या हो रही है, चमकीली साइकिल पर सवार होकर के पुलों को पार करते हुए, अर्थात हर महीने को पार करते हुए आज क्या आ गई है, सर्द ऋतु आ गई है। तो सर्द ऋतु जो है वो ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए अपने चमकीली इशारे से, मतलब वातावरण अच्छा है, मोहक है, तो अपने चमकीली आकर्षक इशारों से पतंग उड़ाने के लिए बच्चे के झुंडों को क्या कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं, सर्द ऋतु। अर्थात बच्चों में जो है सर्द ऋतु में अद्भुत उत्साह और उमंग आ जाता है, धूप निकल आती है और बच्चे जो बड़े खुश नज़र आते हैं, इसलिए बच्चों को वो पतंग उड़ाने के लिए बुला रहे हैं। सर्द ऋतु जो है बेटा वो सर्द ऋतु को एक बालक माना है, ठीक है। सर्द ऋतु जो है वो बालक के समान है और वो आकाश को अत्यधिक कोमल और उज्जवल बना दिया है उसने, किसने, बालक ने। बालक कौन है, सर्द ऋतु। जो सर्द ऋतु है उसने आकाश को सुंदर और मुलायम बना दिया है कि वो पतंग ऊपर उठ सके, कि जो पतंग है वो आकाश की ऊंचाइयों को छू सके, ऊपर उठ सके का मतलब कि आकाश की जो ऊंचाइयाँ हैं उनको वो छू सके। आकाश जो है वो चाहता है कि पतंग भी क्या करे, हवा में उसके साथ साथ तैरें। और जो क्योंकि पतंग जो होती है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, कि जो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है, क्योंकि पतंग जो है वो कागज़ से बनी हुई होती है, पतले कागज़ से बनी हुई होती है और रंगीन होती है, अर्थात रंग बिरंगे कागज़ों से बनी हुई होती है, तो इसलिए रंगीन भी होती है, ठीक है। इसलिए जो आकाशरूपी जो बालक है वो चाहता है कि जो पतंग है वो ऊपर उठे और उसके साथ
क्या करे, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और उसके साथ साथ कागज़ के साथ साथ क्या भी उड़े, जो बाँस की पतली कमानी है। पतंग देखी होगी बेटा आप लोगों ने, उड़ाते भी हो, तो पतंग के बीच में क्या होती है, बाँस की दो डंडियाँ लगी हुई होती है थोड़ी सी, तो वो जो कमानी है वो भी उनके साथ साथ उड़ सके। और जब पतंग उड़ती है तो बच्चे जो होते हैं बड़े उत्साहित हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि मेरी पतंग इतनी ऊँची उड़ रही है। और वो आकाश चाहता है कि जो पतंग को देख करके जो बच्चों की सीटियाँ, जो किलकारियाँ हैं, खुशी की जो आवाज़ें हैं वो मारने लगे। वो क्या करे, बच्चे किलकारी होते खुशी से चिल्लाना, किलकारियाँ खुशी से जो बच्चे चिल्लाए। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तितलियों की नाजुक दुनिया क्यों कहा गया, जैसे जो तितलियाँ होती हैं बेटा वो रंग बिरंगी होती हैं, और पतंगे जो हैं वो भी आकाश में रंग बिरंगी उड़ाई जा रही हैं, दिख रही हैं, तो उनको भी तितलियाँ कहा है कि वो तितलियों की तरह इस नाजुक दुनिया में जो बच्चे हैं, तितलियों की दुनिया को अर्थात पतंग की जो आकाश में पतंग उड़ रही है उनको देख करके बच्चे सीटियाँ बजाएं, खुशी से चिल्लाएं। ऐसे वातावरण को जो आकाश रूपी सर्द ऋतु रूपी जो बालक है वो देखना चाहता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैर बेचैन पैरों के पास। कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर के आते हैं। कपास क्या होते हैं बेटा, कोमल पैर लेकर के आते हैं, जो कोमलता लेकर के आते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। भाव ये है कि उनके शरीर पर हर प्रकार की जो चोटें होती है, जो खरोच होती है, वो सहन करने की बच्चे के अंदर जन्म से ही क्या होती है, शक्ति होती है। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। कोमलता जो है वो अपने साथ लेकर के आते हैं। और जब वो पतंग उड़ाते हैं तो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है मानो कि पृथ्वी स्वयं उनके पैरों के नीचे आना चाहती है, उनकी कोमलता के नीचे आना चाहती है, घूमती हुई कि आओ और तुम मुझ पर दौड़ो। जब वे दौड़ते हैं जब वे बेसुध होकर के अर्थात बिना होश के कि कहाँ हम भाग रहे हैं, चप्पल पैर में है या नहीं है, नंगे पैर हैं, कैसे हैं, अर्थात चप्पल है या नहीं है, लेकिन क्या है, उन्हें पतंग के लिए दौड़ना है। तो जब वो बेसुध होकर के बच्चे दौड़ते हैं तो पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के समीप आ जाते हैं कि तुम आओ और मुझ पर दौड़ो। छतों को भी नरम बनाते हुए, और बच्चे जो होते हैं छत जैसी ठोस वस्तु को भी क्या कर देते हैं, नरम बन जाते हैं। अर्थात बच्चों को वहाँ पर भी कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है, और नंगे पैर छतों पर भी घूमते हैं, दौड़ते भागते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंच भरते हुए चलते हैं, अर्थात एक दिशा से दूसरी दिशाओं में जब वो पतंग को उड़ाते हैं, एक दूसरे से एक पतंग के क्या करते हैं, पेंच लड़ाते हैं, तो डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल होती है शाखाएं, टहनियाँ, जैसे टहनियाँ लचीली होती हैं, इधर झुक जाए कभी उधर झुक जाए, इसी तरह लचीले वेग से जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पतंगे उड़ा रहे हैं। अर्थात जो बच्चे हैं उन्हें कभी पतंग उड़ाते समय गिरने का कोई डर नहीं रहता है। उनके सामने कोई भी, उनका शरीर जो हो वो बड़ा रोमांचित हो जाता है। छत के किनारे से भी वो क्या डरते नहीं हैं कि कहाँ उनके कदम पड़ रहे हैं, क्या उनके कदम नहीं गिर पड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कह रहे कि जब बच्चे छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उन बच्चों को गिरने से उनके रोमांचित शरीर का जो संगीत है वो ही उन्हें सब संभालता है, वो ही उन्हें बचाता है। कैसे बेटा, जो बच्चे क्या करते हैं, खतरनाक किनारों पर अपने कदम बढ़ाते हैं, तो उस समय उनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, प्रसन्न होता है, और वही जो प्रसन्नता है, वही जो खुशी है उनको गिरने से बचाती है। अर्थात पतंग उड़ाते समय जो उनका संपूर्ण जो शरीर होता है बच्चों का रोमांचित हो जाता है, ठीक है। और जो पतंग के ऊपर जाती हुई जो धड़कनें हैं, पतंग के साथ साथ जो उनकी धड़कनें ऊपर जाते होते हैं, उन्हें गिरने से रोक लेती हैं। उस समय हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो पतंग का केवल एक धागा ही क्या करना पता है, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। अर्थात जो पतंग की ऊंचाइयां हैं, जो पतंगे ऊपर उठ रही हैं, ठीक है, जो ऊंचाइयां हैं वो बच्चों को गिरने से बचाती हैं। और उस समय में ऐसा प्रतीत होता है मानो जो पतंग का जो एक धागा है, पतंगों के साथ साथ
वो भी उड़ रहे हैं अपने रंगों के सहारे। कि पतंग का जो धागा है वही बच्चे को संभाल लेता है। जब बच्चा गिरने वाला होता है तो पतंग का जो धागा है वो उसे संभाल लेता है। यहाँ कवि पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ साथ कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बच्चों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ वो भी उड़ रहे हैं। बच्चे भी इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे जब पतंग उड़ रही है वैसे वो भी आकाश में उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं बच्चे? अपने रंगों के सहारे, अपने जो रोम छिद्र होते हैं उनके संगीत के सहारे। जो बच्चे हैं जिनमें उनका संगीत बज रहा है, खुशी का, प्रसन्नता की लहर जो दौड़ रही है, उस लहर के सहारे जो बच्चे हैं वो आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ? पतंग के साथ साथ वो भी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि अगर कभी कभी बच्चे गिरते हैं कभी बच्चे छत के खतरनाक जो किनारे हैं उनसे गिर भी जाते हैं और वो बच जाते हैं तब तो वो और भी निडर हो जाते हैं, अर्थात निर्भय हो जाते हैं। और एक सुनहले सूरज की भांति, अर्थात एक सुनहले सूरज की भांति, वो सुनहले होता है बेटा, चमकते हुए सूरज की भांति सामने आते हैं। अर्थात वो अब और भी अधिक निर्भय हो गए हैं और भी उमंग के साथ, उत्साह के साथ वो पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी जो है वो और तेज़ी से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है, क्योंकि पृथ्वी भी उनके आने से क्या करते हैं? प्रसन्नता का अनुभव करती है। तो इस कविता में बेटा उन्होंने कई जो उर्दू शब्द का, जैसे खतरनाक है, ये क्या है आपका उर्दू शब्द है, नरम, अक्सर, सिर्फ, महज, इन शब्दों का इन्होंने इसका सेकंड जो पद्यांश से इसमें प्रयोग किया, ये उर्दू शब्द हैं और उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग इसमें किया है। और जो आपने श्रव्य बिंब और दृश्य बिंब, दोनों बिंबों के लिए कविता क्या है? प्रसिद्ध है। तो दोनों बिंबों का इसमें इन्होंने प्रयोग किया है। तो बेटा आपने ये कविता पढ़ ली, और कुछ भी इसमें अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हो। जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो उसमें आप ये क्लियर कर लेना, कुछ डाउट हो तो। सुनहले जो सूरज है बेटा, इसमें लाक्षणिकता का भाव दर्शाया गया है। लाक्षणिकता का भाव मतलब इसमें सूरज की भांति बच्चों को दिखाया गया है। और जो सुनहला सूरज है, ये देखो सुनहले सूरज है ना, एक मिनट, सुनहले सूरज सैवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसी कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। और कुछ ना आए बेटा तो आप पूछ लेना। ओके।